राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर मजबूत करूं। और इस सपने को लेकर जब मैं 12 में आया और 12 में जब मैंने अपने लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया, जब हमारा बेटा, आपका भाणेज दिनेश झारखंड की हत्या हो गई थी, दिनेश झारखंड को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब कोई सुन नहीं रहा था, तब मुझे वो कदम उठाना पड़ा जो नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन जब 23 साल का भगत सिंह, जिसने कई प्रयास किए, कई तरह से प्रयास किए, लेकिन उसको लगा कि मेरी देश की जनता जाग नहीं रही है, जनता सोई पड़ी है, तो जनता को जगाने के लिए कुछ क्रांतिकारी ऐसा कदम उठाना पड़े, ऐसी कोई कीमत चुकानी पड़े जिस त्याग को, बलिदान को देखकर जनता में जागृति आए, देश प्रेम जागे। और उसके लिए पहले भगत सिंह ने अदालत में एक ऐसा बम का धमाका किया, जिस बम के धमाके की आवाज तो गोरे अंग्रेजों के कानों तक पहुंचे, लेकिन उससे कोई हिंसा नहीं हो, कोई किसी को शारीरिक तौर पर नुकसान नहीं हो। उस भगत सिंह ने अदालत में बम फोड़ा, अंग्रेजों के कानों तक उसकी आवाज तो गई, उसे जेल डाल दिया गया। जेल डालने के बाद, इसकी आवाज कम कर देना थोड़ी सी यार, भगत सिंह को जेल डाल दिया गया। जेल में रहने के बाद भी भगत सिंह को यह लगा कि मैं जिस जनता को, जिस देश की आजादी के लिए जगाना चाहता हूं, वो जाग नहीं रहे, और उसके लिए अब एक ही उपाय है कि भगत सिंह अपनी जान पे खेल जाए, अपनी जान दे दे। और जब भगत सिंह अपनी 23 साल का बच्चा एक अपनी जान दे देगा, तो जनता में भी, इस देश को आजादी के लिए जनता में भी एक प्रेरणा जगेगी, जनता में भी एक ताकत आएगी कि जिस तरह से 23 साल का बच्चा जब देश के खातिर, देश की आजादी के खातिर हंसकर अपने प्राण दे सकता है, तो फिर और भी हजारों लोग सड़कों पे आकर प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए भगत सिंह की फांसी माफ हो सकती थी, भगत सिंह की फांसी माफ हो सकती थी। उसके मां बाप जब उससे मिलने जाते थे, तब भगत सिंह की मां ने, जो 23 साल का बच्चा भगत सिंह जो जेल में पड़ा था, फांसी अनाउंस हो गई थी, तब उसकी मां ने कहा था कि हे भगत, है मेरे बेटे, मैं तुझे घोड़ी पर बैठना देखना चाहती हूं, तुझे दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूं, मैं तेरे बच्चों को खिलाना चाहती हूं। हे भगत, सरकारी गवाह बन जा, मैं तुझे फांसी के फंदे पर लटकते हुए, मरते हुए नहीं देखना चाहती। तो पता है भगत सिंह ने क्या अपनी मां से कहा कि है मेरी मां, है मेरी मां, अगर चांद अगर अपनी जिद पर अड़ जाए तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के इस काल में क्रांति की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर तोड़नी है भारत मां के गुलामी की जंजीरें, तो भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने भगत सिंह का नारा इंकलाब ऐसे ही नहीं ले लिया, मैं भगत सिंह की फोटो लेकर ऐसे ही नहीं दौड़ रहा। जैसे भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, वैसे ही आपका बेटा भी आपको जगाने के लिए आया है, आपको जगाने का प्रयास कर रहा है। इस हालाती को आजाद कराना चाहता है, हालाती के किसानों को आजाद कराना चाहता है, हालाती के मजदूरों को आजाद कराना चाहता है। इसलिए आप सोचते होंगे कि नरेश हिंसा का मार्ग अपनाता है, नरेश जानबूझ के हिंसा का मार्ग, नरेश जानता है हिंसा का मार्ग गलत है,
लेकिन नरेश ने जानबूझकर, जब दिनेश झारखंड को न्याय नहीं मिला तो नरेश ने जानबूझकर बस में आग लगाई कि हाड़ौती की जनता, सोई हुई जनता जाग जाए। और ये वही दिन था, ये वही दिन था जब मैं गांव से रवाना हुआ, तब मैं सोच के निकला था कि आज आर पार की लड़ाई होगी। और इसलिए जब मैं काला तालाब पहुंचा, एक तरफ 6 किलोमीटर पे आईजी बैठा था, दूसरे 5 किलोमीटर पे एसपी बैठा था। आईजी एसपी की औकात नहीं हुई जो नरेश मीणा जहां खड़ा था वहां जाए। और वो जो दिन था वो हाड़ौती को जगाने का दिन था, हाड़ौती के लोगों को जगाने का दिन था। जो मरे पड़े थे, जो सोए पड़े थे, उस दिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा जाग गई थी। मैं जब गवाई के थाने में, जब प्रमोद जैन भाया का डंपर मैंने रेत का पकड़ाया था, जब मैंने उसका रेत का डंपर पकड़ाया, हम पर लाठियां बरसाई गई, पुलिस ने हमारी पूरी चमड़ी को काली कर दिया था। 1 महीने कोरोना काल में मुझे जेल डाला, मेरे 9 गांव के साथियों को जेल डाला। सोचा डर जाएगा, मेरे पिताजी डर गए थे, मेरे पिताजी डर गए थे। मैं जेल में था, कोरोना का समय था। उस कोरोना के समय में कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था कि वो कैसे मर गया। पिताजी सोचते थे प्रमोद जैन भाया से लड़ाई लड़ी है, प्रमोद जैन भाया इतना बड़ा है, वो इसको खत्म भी करवा देगा तो किसको क्या होगा। मैंने तब भी जेल में से बैठे बैठे मैंने पिताजी को कहा था कि मैं भगत सिंह के मार्ग पे हूं, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद जब प्रमोद जैन भाया के पास जब कई लोग जाते थे और वो जब जिस तरह की कुचलने की राजनीति करता है, कुठाराघात की राजनीति करता है, डराने की राजनीति करता है, उसने जो लोग जाते थे उनसे कहता था, वो एक नरेशिया घूम रहा है, वो कहता था वो सेठ का लाला, वो किर्लोस्कर की एजेंसी खोलकर 4 घरों को खाने वाला सेठ का लाला कहता था, ऐसे नरेशिया बहुत घूमते हैं, रगड़ दूंगा, मसड़ दूंगा, मच्छर की तरह मसड़ दूंगा नरेश मीणा को। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं खानदानी घर में, पटेल के घर में पैदा हुआ हूं, कल्याण सिंह के घर में पैदा हुआ हूं, जिसका वंश भी कोठड़ी के ढूंढिया परिवार से निकला है। वो ये नहीं जानता था। अब रो रहा होगा, अब आंसू आ रहे होंगे। भाभी कहते हो कि बाया जी मुने थेली खींची ने खाई सुलर छे, यो तो सनकी छे, पागल छे, इसु क्यों पंगो ले लियो, इसु क्यों पंगो ले लियो, रोरी होगी, रोरिया होगा। वो दिन मैंने शुरुआत करी थी कि मैं भी हाड़ौती में अपने लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करूं, राजनीतिक रूप से भी मजबूत करूं, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत करूं। और आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से पीली लुगड़ी में ये माताएं बहनें बैठी है, ये सांस्कृतिक रूप से मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और राजनीतिक तौर पे मजबूत होने के लिए उपचुनाव आया है। ये बाबा खाटू श्याम की कृपा हो रही है। जैसे रावण को मारने के लिए भगवान राम को बनाया, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण को बनाया, वैसे इस ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी को मारने के लिए भी तुम्हारे नरेश को बनाया है। जैसे रावण को मारने के लिए राम ने जन्म लिया, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया, उसी तरह से हाड़ौती को धन्ना सेठों से आजाद कराने के लिए, इस ओम बिरला से हाड़ौती को छुड़वाने के लिए, इस प्रताप सिंह सिंघवी को हाड़ौती से छुड़वाने के लिए, इस प्रमोद जैन भाया से हाड़ौती को छुड़वाने के लिए तुम्हारे बेटे को जन्म दिया है। तुम्हारा बेटा जन्म लेकर आया। बहुत कीमत चुका रहा हूं। केवल मरना ही बाकी है भगत सिंह की तरह, केवल मरना ही बाकी है, और कोई कसर नहीं छूटी। 323 341 का मुकदमा होता जिसमें 8 महीने जेल में डाल दिया, शांति से झालावाड़ में धरना दे रहा था,
क्या पाप किया था? अगर वो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर वो मर गए और उनको मैं मुआवजा देने वहां झालावाड़ जाके धरने पे बैठ गया, मैंने क्या गलती की थी कि वसुंधरा जी ने 40 दिन तक जेल में डाल दिया? 8 महीने जेल में रहा, 40 दिन वहां जेल में रहा, कोई कसर नहीं छोड़ी धमकाने की, डराने की। और अभी भी उनका पेट नहीं भरा, अभी भी उनका पेट नहीं भरा। मेरी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, ओम बिरला ने मेरी जमानत खारिज करने की एप्लीकेशन अदालत में दे रखी है और यह भी तय है कि आने वाले समय में हो सकता मेरी जमानत भी ये खारिज करवाएंगे और मुझे उस एसडीएम के मुकदमे में सजा भी देंगे और 4-5 साल के लिए हो सकता है मुझे जेल में भी डाल देंगे। लेकिन जैसे भगत सिंह रुका नहीं, डरा नहीं, तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। चाहे मेरी पूरी जिंदगी जेल में क्यों नहीं निकल जाए। मैंने मेरे बाप को, मेरे घर वालों को कह रखा है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को भूल जाओ, मैं तो जान हथेली पर लेके लड़ रहा हूं। मेरी तो पहले भी सुपारी दे चुके हैं मारने की। तुम तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों को पाल लेना। इनसे तो लड़ते लड़ते अगर मर भी जाऊंगा तो नरेश मीणा को हालती याद करेगी, हालती याद करेगी। ये तो बाबा खाटू श्याम की कृपा हो गई कि जिस चोर से 12 में लड़ने की शुरुआत करी उसी चोर से आमना सामना चुनाव में करा दिया। उसी चोर से आमना सामना इस चुनाव में करा दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पहले तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने लड़ती थी, एक दूसरे की बुराई करती थी। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि आपके बेटे के डर के मारे, जैसे महाभारत में अभिमन्यु के डर के मारे पूरे कौरव थरथरा के कांपते थे और अभिमन्यु को मारने के लिए पूरे 100 के 100 कौरवों ने षड्यंत्र करके उसको चक्रव्यूह में घेर कर मारा। उसी तरह से बीजेपी कांग्रेस के सारे नेता मिलकर इस उपचुनाव में तुम्हारे बेटे नरेश मीणा को अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाकर मारना चाहते हैं, चुनाव में राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस के आ रहे हैं, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी के आ रहे हैं, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे। कल परसों आपने एक वीडियो जारी हुआ जिसको लेकर पटेल जी ने अभी जिक्र किया। आज अगर ये सभा इतनी शानदार तरीके से चल रही है, मीटिंग यहां इतनी अच्छी चल रही है और कोई दारूडिया आकर यहां नाटक नौटंकी करे, इसको बिगाड़ने का काम करे, तो क्या मैं वोट लेने के डर के मारे उसको कुछ नहीं बोलूंगा? और उस दारूडिया ने खान की झोपड़ी में मैं वोट मांगने गया, वो दारूडिया मुझे गाली दे देता, कुछ गलत बोल देता तो मैं सहन कर लेता। लेकिन उस दारूडिया ने, जिसको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, जिसको मैं अपना आदर्श मानता हूं राजस्थान की राजनीति में, भरत सिंह जी कुंदनपुर, उस भरत सिंह जी कुंदनपुर के लिए वो अपशब्द बोल गया था। और जब भरत सिंह जी कुंदनपुर के लिए वो अपशब्द बोला तो वो तो मैंने धैर्य रखा, संयम रखा, जो उसके तमाचा नहीं मारा। वो तो मैंने धैर्य संयम रखा कि उसको मैंने तमाचा नहीं मारा। प्रमोद जैन भाया भी कहते हैं लोग कि जहां भी नरेश शाम को मीटिंग करेगा वहां दारू पी के लोगों को भेजेगा और जब कोई भाषण चल रहा होगा, नरेश बोल रहा होगा तो बीच में दारूडे नाटक करेंगे। पटेल जी आपकी बात मान लूंगा, मौन धारण कर लूंगा। पहली बात तो अगर मैं मौन धारण कर गया तो ये चुनाव खत्म हो जाएगा। और दूसरा अगर हम इसलिए डर जाएं कि कोई सामने वाला गलत काम कर रहा, दारू पी के हमारे चुनाव को बिगाड़ने का काम कर रहा है और फिर भी हम अगर चुप रहे तो वो हमारी कमजोरी रहेगी, मर्दानगी नहीं। ये सर्व समाज जानता है, राजद आरोपी का एक आदमी जानता है कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है। नरेश मीणा को सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। भाया बौखलाया हुआ है, बीजेपी वाले बौखला गए हैं। बीजेपी वालों ने तो कह दिया भाया पे ध्यान मत दो, नरेश पे ध्यान दो, क्योंकि नरेश लीड ले रहा है। लेकिन प्रमोद जैन भाया को पूरी हारोती जानती है। जब शिवनाथ जी नागर के खिलाफ प्रमोद जैन
ओबीसी प्रमोद जैन भाया चोर ने एक धाकर समाज का छात्रावास था, उसके सामने खुद पर गोलियां चलवा ली, खुद की गाड़ी पे गोलियां चलवा ली और उस शिवनाथ धाकर पे कलंक लगा के उसको हरवा दिया था। ये इस चुनाव में भी करेगा, ये इस चुनाव में भी करेगा। गड़बड़ करना इसका तय है। लेकिन मेरे पास किसी पत्रकार ने बताया कि इस बार खुद पे हमला नहीं करवाएगा, खुद के बेटे पे हमला नहीं करवाएगा। इस बार ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं कि उसने कोई उर्मिला जैन पर कोई पत्थर फेंकवा दूं, उसकी गाड़ी तुड़वा दूं और मैं चिल्लाता फिरूं, देखो मारी घरारी मारी रहे, मारी घरारी मारी रहे, मारी घरारी मारी रहे, वो नरेश गुड्डा ने मारी घरारी मारी। और ऐसे करके ये सिंपैथी लेना चाहता है, दया का पात्र बनना चाहता है। वो राक्षस दया का पात्र बनना चाहता, जो हाड़ौती को खा गया, जो खनन माफिया बन गया, पूरी दुनिया को खा गया, 70,000 करोड़ का मालिक बन गया। वो अब छुपा छुपा फिर रहा है, दया का पात्र बनना चाह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अब ये जनता उसको माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता चाहती है। राजस्थान में नारा तो लगा था, खाया रे खाया, खूब खाया, पूरा देश का एक तो पूरा गांव खा गया। लेकिन अंता की धरती पर बच्चे से लेके युवा से लेके बुजुर्ग गली गली मोहल्ले में नारे लगा रहा है कि गली गली में शोर है, प्रमोद जैन भाया शोर है, गली गली में शोर है, ये नारा गली गली में गूंज रहा है। प्रमोद भाया किसी को शकल दिखाने लायक नहीं है। कल मैं पलायता गया था, पलायता में लोग कह रहे थे भाई साहब मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हो और छाने छाने गड्डियों को चक्कर काट रहे। अब केवल रात को बैग भर के जाता है, रात को गाड़ी में बैग भर के जाता है और चुपके से अपने अपने आदमी को पैसे दिलाता है और सोच रहा है, मैंने सुना है कि उसने पैसे रखवा भी दिए कहीं गांव में, और वो सोच रहा है कि चुनाव को 1-2 दर पहली बांटेगा तो थासू सब सुखेरे उका बाप ने तो कूड़ी चलाई, न प्रमोद जैन भाया ने हर काटियो, न खाए खाए पानत करी। जगह पानत कर पीसा कमाया हो, खेती का पीसा कमाया हो, था नहीं जो वोट दिया जिसू एमएलए बन गया और वो एमएलए की दम पर ही 70,000 करोड़ कमाया, हजारों कमाता है, उसमें से हजारों करोड़ में से थोड़ा बहुत खर्च कर देता है। तो अगर खाए खाए मोह को लाग जाओ ना, मोह को लाग जाओ, मानक चिन्हित कर लिया होगा दलाल, उसके दलालों की मैं लिस्ट भी जारी करूंगा, कौन किस गांव में उसके पैसे बांटता है। वो कान सिंह पैसे बांटता है, महेंद्र पैसे बांटता है, और रामोतार पैसे बांटता है। जितने भी लोग उसके पैसे बांटते हैं उनकी मैं लिस्ट जारी करूंगा। और वो अगर वो दलाल ड्यूटी दिखा हुआ ना, वहां की गाड़ी दिखा हुआ तो पीसा तो कुसका जो पीसा तो आप को कुसका ना है। आपने भी सोयाबीन तो खत्म होगी, आपने आटा जाओगा खाएगा आप लोग काम चल जाओगे, खर्चो चल जाओगे। फसल बीमा का पीसा दो और कोई काम करे ना तो पीसा हड़ो मल जाओ, खाएगा शक हो जाओ कि गाड़ी में पीसा है, तुरंत रोक लीजिए और गाड़ी में से पीसा भी काट लीजिए और पीसा मल जाओ तो बढ़िया सी पूजा भी कर दीजिए। कर देगा ना।